नमस्ते साथियों, मैं हूं राकेश और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। सीटेट जुलाई 2025 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए हम एसएसटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और एसएसटी में हम लोग अभी भूगोल क्लास 6 एनसीईआरटी का कर रहे हैं, जिनमें से कि कल के सेशन में हम लोगों ने क्लास 6 भूगोल का चैप्टर नंबर 1 हमने कंप्लीट कर लिया था। आज के इस सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। मैंने आपसे कहा था कल के सेशन में कि आपको चैप्टर नंबर 2 को पढ़ कर के आना है। तो जितने भी लोग पढ़ कर के आए हैं चैप्टर नंबर 2 को, अच्छी बात है। आप ये देखना कि जो आप पढ़ कर के आए हैं उनमें से कितना प्रश्न आपका सही होता है। जो भी प्रश्न आपके सही होंगे उसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। इस सेशन में जितने भी प्रश्न हैं, इन प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही होते हैं, इसका जवाब आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में देंगे और जो भी प्रश्न आपका गलत होता है उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। करते हैं शुरू आज के सेशन को। चैप्टर नंबर 2 को डिटेल रूप में देखेंगे, समझेंगे। पहला प्रश्न है कि ग्लोब क्या है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब आप कहीं पर जाते हैं, चाहे सरकारी स्कूल हो चाहे प्राइवेट स्कूल हो, वहां पर आपको ग्लोब मिलता है। तो ग्लोब वास्तविक रूप में है क्या चीज? 4 ऑप्शन है, सही आंसर क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ग्लोब जो है पृथ्वी का प्रतिरूप है। ठीक है, पृथ्वी का क्या है? प्रतिरूप है। हूबहू पृथ्वी के समान बना हुआ एक आकार है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है पहले नंबर के क्वेश्चन का। चलिए सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करना। ग्लोब पर पृथ्वी के कौन कौन से रूप दिखते हैं? ठीक है, ग्लोब पर पृथ्वी के कौन कौन से रूप देखते हैं? ऑप्शन है 4। केवल समुद्र, केवल स्थल, स्थल और जल दोनों, केवल पर्वत। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी। ग्लोब पर पृथ्वी के स्थल और जल दोनों ही रूप हमें देखने को मिलते हैं। जैसे कि मान के चलिए ये पृथ्वी है, तो जहां पर स्थल है वहां पर हरा हरा कलर से ऐसे करके डीप करके कलर किया गया है, और जो भी जल है, जल वाला पोर्शन आपका नीला कलर से किया गया है। ठीक है, आप यदि आपके पास ग्लोब है या फिर आप अपने साथ किताब लेकर के बैठे हैं, तो वहां पर देखना जहां पर ग्लोब बनाया गया है, जहां पर भूमि स्थल को दर्शाया गया है, वो स्थल हरा रंग से दर्शाया गया है, और जो जल है, जल को नीले रंग से दर्शाया गया है। क्लियर है यहाँ तक? इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपके लिए, धरातल पर अक्षांश रेखाएं कैसी होती हैं? सीधी, घुमावदार, गोलाकार और त्रिकोणाकार। उत्तर क्या है इस प्रश्न का? आंसर है गोलाकार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है और इसे पढ़ करके उत्तर देना है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? 3, 4, 2 और 1। जवाब क्या है सही इसका? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 भागों में बांटता है। क्यों? सबसे पहले हम समझेंगे भूमध्य रेखा है क्या चीज। ये हो गया आपका पृथ्वी। ठीक है, मध्य मतलब होता है बीच में, भू मतलब होता है भूमि। तो जो ये पृथ्वी है, भू मतलब जो पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से होने वाली, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली जो बीचों बीच रेखाएं हैं, इनको हम कहेंगे भूमध्य रेखा। अब जब एक पृथ्वी है, पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर दिया, तो कितने भागों में हुआ? 2 भागों में हुआ। इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। और जो ऊपर वाला भाग होता है, इसको इसको हम कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि आगे जो है इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है? आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 180 अक्षांश रेखाएं हैं। अब अक्षांश रेखा क्या होता है, किसे कहते हैं हम अक्षांश रेखा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक पृथ्वी का मॉडल बनाएंगे। ठीक है, अब इसमें से अक्षांश रेखा हम देखेंगे कि अक्षांश रेखा है क्या। तो जो पृथ्वी पर इस प्रकार की ऐसी ऐसी रेखाएं खींची जाती है, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम अक्षांश रेखा
कहते हैं। क्लियर है, समझ में आया यहाँ तक? यदि यहाँ तक समझ में आया है आपको तो हम करेंगे अगला प्रश्न, और अगले प्रश्न में हम समझेंगे कि देशांतर रेखाएं क्या है। चलिए, देशांतर रेखा बताना। देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? ठीक है, देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है? यहाँ पर फिर से एक बार मैं आपको एक पृथ्वी का मॉडल बना रहा हूँ। अभी आपने देखा जो अक्षांश रेखाएं हैं वो इस प्रकार से खींची जाती हैं। ऐसे ही जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा जो है ये इस प्रकार से खींची जाती है, मतलब ऊपर से नीचे की ओर खींची जाती है, इस प्रकार से। ठीक है, जो ये रेखा है इन रेखाओं को हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं को हम कहते हैं देशांतर रेखा। ठीक है, और अभी आपने जब भूमध्य रेखा पढ़ा है तो आपको पता है कि पृथ्वी को दो भागों में डिवाइड भूमध्य रेखा करता है, जिसे आप लोग विषुवत रेखा कहते हैं। और मैंने जब डिवाइड किया था मैंने आपको बताया था उत्तर जो है ऊपर की ओर है और दक्षिण जो है नीचे की ओर है। जब आप इस प्रकार से रेखा खींचेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा है कि इस देशांतर रेखाएं किस दिशा में खींची जाती है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है इस प्रश्न का। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करना कि प्रधान देशांतर रेखा किस स्थान से होकर के गुजरती है? जो प्रमुख देशांतर रेखा है वो किस स्थान से होकर के गुजरती है? चलिए एक बार हम फिर से बनाएंगे यहाँ पर मॉडल। ठीक है, ये हो गया आपका उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं? देशांतर रेखा की, मतलब कि ऊपर से नीचे की ओर रेखाएं खींची जाएंगी। परंतु जो प्रधान देशांतर है आप यहाँ पर देखे होंगे, यदि आपके पास बुक है तो ओपन कर लेना। वहां पर क्या है, ऐसे ऐसे थोड़ा 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 कटा हुआ ऐसे करके एक रेखा खींची गई है। ये है आपका प्रधान देशांतर रेखा, और ये जो है ये ग्रीनविच स्थान से होकर के गुजरती है, क्योंकि ये मेन है। ठीक है, बाकी बात अन्य जो आपको रेखाएं मिलेंगी ऐसे मिलेंगी, आपको ऐसी रेखाएं मिलेंगी। पर जो प्रमुख देशांतर रेखा है वो बीच में गैप गैप से मिलेगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। और ऑप्शन नंबर बी के साथ हम करेंगे अगला प्रश्न सॉल्व। अगला प्रश्न है कि प्रधान देशांतर रेखा कितने डिग्री पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपने देखा है जो आपका ये पृथ्वी है इसके ठीक बीचों बीच, मतलब ग्रीनविच से देशांतर रेखा, जो प्रधान देशांतर रेखा है वो स्थित है। पर ये कितने डिग्री पर स्थित है ये प्रश्न है आपसे, और इसका सही जवाब है 0 डिग्री देशांतर पर। ठीक है, ये क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित है। अगला प्रश्न है 9वें नंबर का प्रश्न है भूमध्य रेखा किस डिग्री अक्षांश पर स्थित है? अब आपसे भूमध्य रेखा पूछा है। चलिए एक बार फिर से हम बनाएंगे ये पृथ्वी का गोला। भूमध्य रेखा मैंने आपको बताया क्या होता है कि पृथ्वी के बीचों बीच कटने वाली रेखा जो है वो है भूमध्य रेखा, और ये जो है 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित होती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है आपका। चलिए अगला प्रश्न है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में पूछा है आपसे सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है? क्या होगा सही आंसर आपका? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है आपकी ऑप्शन नंबर सी, कर्क रेखा है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है कि कुल कितने देशांतर रेखाएं होती है? ध्यान रखना यहाँ पर देशांतर रेखाएं पूछी है, कितनी देशांतर रेखाएं होती है? सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, 360 देशांतर रेखाएं होती है। मतलब कि ये आपका पृथ्वी है और उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर जो खींची जाने वाली इस प्रकार की रेखाएं हैं, ये रेखाएं कितनी हैं? 360 रेखाएं होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है इस प्रश्न का। साथियों यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा है, यदि आपको सेशन समझ में आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और जो भी आपके साथीगण, जो भी आपके मित्रगण तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो शेयर करना, ताकि वो भी इस वीडियो से लाभान्वित हो सके। करेंगे अगला प्रश्न, 12वें नंबर का प्रश्न है, ग्लोब पर देशांतर रेखाओं की लंबाई कैसी होती है? ध्यान रखना देशांतर रेखाएं पूछी है,
तो क्या होगा सही आंसर? आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समान होती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है उत्तरी ध्रुव पर अक्षांश क्या है? ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर अक्षांश क्या है? करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री अक्षांश उत्तर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? देशांतर रेखाओं का उपयोग किसमें किया जाता है? नीचे आपके लिए चार ऑप्शन है, चारों ही ऑप्शन में से सही आंसर इस प्रश्न का क्या होगा? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेशन में देंगे। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है इस प्रश्न का आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। देशांतर रेखा समय निर्धारण करता है, इसका जो प्रयोग है वो है समय निर्धारण में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस डिग्री देशांतर पर होती है? ध्यान रखना, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा आपसे पूछा है और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 180 डिग्री अक्षांश पे होती है। ठीक है, 180 डिग्री देशांतर पे, सॉरी 180 डिग्री देशांतर पर होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? ये आपके लिए सबसे पहले एक पृथ्वी का मैप बनाना आवश्यक है। इसको हम बराबर दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, बराबर दो भागों में डिवाइड कर लिया। ये जो रेखा है ये है भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और ये कितना होता है? ये होता है 0 डिग्री अक्षांश। ठीक है, 0 डिग्री समझ जाना। इसके ऊपर जो है, ठीक है, ये हो गया उत्तर और यहीं पर कर्क रेखा होता है। फिर नीचे हो गया दक्षिण, दक्षिण में क्या है आपका? मकर रेखा है। ऊपर है उत्तर में कर्क रेखा और नीचे है मकर रेखा। ये जो है ये 23.5 डिग्री अक्षांश है और नीचे वाला जो मकर रेखा है ये है 23.5 डिग्री अक्षांश पर। ऊपर वाला उत्तर है, नीचे वाला दक्षिण है। फिर इसके बाद जब आप ऊपर जाएंगे तो ऊपर जो है आपका बनेगा 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होगा और नीचे होगा आपका 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि कर्क रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? कर्क रेखा सबसे पहले कहाँ पर आएगा? ये आएगा उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पर आएगा? ये आएगा उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में जो है किस अक्षांश पे आएगा? तो देखिए कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। अगला प्रश्न है मकर रेखा किस अक्षांश पर स्थित है? इस प्रश्न से ये पता लगेगा कि वर्तमान समय में आप क्लास में कितने प्रेजेंट हैं। इससे पहले ही क्वेश्चन जो है मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया है कि कर्क रेखा कितने डिग्री अक्षांश पर है और मकर रेखा कितने डिग्री अक्षांश पे है। जवाब है इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, पर कौन सा है? दक्षिणी अक्षांश है। और यहीं पर कर्क रेखा ना करके, सॉरी मकर रेखा ना करके, यदि आपसे कर्क रेखा करके प्रश्न पूछता तब आपका जवाब चेंज हो जाता। फिर आपका ये दक्षिण ना हो करके ये आपका उत्तर होता। ठीक है, आपको सवाल याद रखना है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश। चलिए अगला प्रश्न है आपका कि ग्लोब की सहायता से कौन से स्थान आसानी से ज्ञात किए जा सकते हैं? सही जवाब क्या है इसका? ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, देश और महासागर जो है ग्लोब की सहायता से बड़ी ही आसानी पूर्वक हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये कि पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण होती है? दिन और रात होने का कारण क्या है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होती है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। ये आपका आज का अगला और अंतिम प्रश्न है। इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो जाएगा। चलिए बताइएगा अगला प्रश्न जो है इसका क्या सही जवाब होगा?
प्रश्न है कि पृथ्वी की घूर्णन गति कितने समय में पूरी होती है। याद रखना, पृथ्वी की घूर्णन गति कितने समय में पूरी होती है। तो एक हिंट देता हूं, ये बताना कि दिन में कितने घंटे होते हैं। सही जवाब है 24 घंटे होते हैं। तो पृथ्वी की घूर्णन गति जो है 24 घंटे में पूर्ण हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। तो इस प्रश्न के साथ हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 2 समाप्त होता है। जो हमारा कल का सेशन होगा, कल के सेशन में हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 करेंगे, ठीक है। कल के सेशन में हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 करेंगे। तो चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियां। नाम क्या है चैप्टर का, पृथ्वी की गतियां, ये चैप्टर का नाम है। तो प्यारे साथियों, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा था आज का चैप्टर, वो आज का चैप्टर पढ़ेंगे। और कल का जो चैप्टर है, जो हम कल एमसीक्यू फॉर्म में करेंगे, वो हम करेंगे पृथ्वी की गतियां, चैप्टर नंबर 3। तो एक नम्र निवेदन है कि प्यारे साथियों, आपको चैप्टर नंबर 3 सभी को पढ़ करके आना अनिवार्य है। देखिए, मैं आपसे इसलिए बार बार कहता हूँ क्योंकि जब तक आप चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको यहाँ पर ये जो प्रश्न है ये आपसे सॉल्व नहीं होगा। और ये तो फिर भी बेसिक सा प्रश्न है। जब आप सीटेड लेवल का एग्जाम का पेपर देंगे, वहां पर थोड़ा सा और कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन रहता है। इसलिए आपको चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आना है। और विश्वास करिए, यदि आप चैप्टर नंबर 3 को पढ़ करके आएंगे और फिर बाद में जा करके मैं आपको यहाँ पर समझाऊंगा, तो आपको थोड़ी सी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो ऐसे ही हम चैप्टर बाय चैप्टर डिस्कस करते हैं एमसीक्यू फॉर्म के माध्यम से। तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और घंटे को ऑन कर देना, ताकि क्लास का जो भी नोटिफिकेशन है उसका सूचना सबसे पहले आप तक जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आज के करेंगे इस सेशन को समाप्त। मिलेंगे कल के सेशन में। धन्यवाद। जय हिंद मित्रों।